हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू करियरविल एप्लीकेशन। आप सभी का करियरविल के एप्लीकेशन पे बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए फिर, सभी लोग लाइव आ चुके हैं। अनुज आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, कैलाश आ चुके हैं, ओमवीर का नाम तो मैंने पहली बार देखा है इस बैच में। बादल आ चुके हैं, मनोज आ चुके हैं, राहुल आ चुके हैं, प्रशांत आ चुके हैं। सपना आप कल की क्लास में नहीं थे, देखा, मुझे सब याद है कौन था कल की क्लास में कौन नहीं था। मिहिर आ चुके हैं, रूपा आ चुकी है, रूपा खुराना भी आ चुकी है, कुंदन आ चुके हैं, गुड इवनिंग। और जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वैसे मैंने कल क्लास ली थी तो मैंने सारे बच्चों को विश कर दिया था, लेकिन अगर कुछ बच्चे बचे हैं जिन्होंने कल की क्लास ज्वाइन नहीं की तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को इस नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आइए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट कर ले। क्या पढ़ रहे थे हम? चैप्टर का नाम अपना एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था, अंतःस्रावी तंत्र। वो सिस्टम जिसमें हम ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और टोटल हमारे बॉडी में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं? 9 होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने अभी तक एक ही पढ़ी है ना। हमने कल एक ही पढ़ी, वो कौन सी पढ़ ली थी? थायराइड ग्लैंड पढ़ी थी, टाइम लगा पढ़ने में, कोई बात नहीं, है ना। तो हमने कल की क्लास में, ओके सपना, चंद्रभान, पंकज, टिंकू, आज कैसे बोल रहे हो हैप्पी न्यू ईयर? कहाँ थे कल तुम लोग? कल की क्लास देख लिए ना, तभी आयो ना आज। वैसे अगर कल की क्लास नहीं भी देखी तो भी आज पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो, तो हम क्या बच्चा याद होगा ना? कृष्णपाल देखो, हर एक चैप्टर वाइज डाल रही हूँ, बहुत बढ़िया डाल रही हूँ। तो कल हमने एक पढ़ ली थी, कौन सी? गले वाली। और गले में कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड होती है। अब थायराइड से लगी हुई दूसरी पढ़ ले, जिसका नाम हम क्या लिखेंगे? पैराथायराइड ग्लैंड। चलिए 2 नंबर पे लिखो, दूसरी पढ़ने जा रहे हैं हम, पैराथायराइड ग्लैंड। बच्चा इसको आप ऐसे याद कर लो, हाथ चिकने हो रखे। पैराथायराइड ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम होगा पैराथायराइड। थायराइड के पैरों में ऐसे याद कर लो कि जो हमारे थायराइड ग्लैंड होती है गले में ही, उसी के पैरों में पड़ी हुई 4 पैराथायराइड होती है। कैसे होती है? अभी जरा बोर्ड पे देखना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जरा देखिए बोर्ड पे, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था कि थायराइड कुछ ऐसी सी होती है। हमने पढ़ा था ना ये कि थायराइड कुछ ऐसी सी होती है। कहां होती है? थ्रोट में। तो इस थायराइड के पैरों पे यहां पर इस तरीके से 4 पैराथायराइड होती है। तो याद रखिएगा बच्चा, पैराथायराइड 4 होती हैं। कहां पे? तो ये भी हमारे थ्रोट में ही होती है, ये भी हमारे गले में ही होती है। गले में थायराइड के चारों पैरों पे 4 पैराथायराइड। नंबर में कितनी होगी? ये देखो, एच शेप वाली तो थायराइड थी, लेकिन बच्चा ये जो थायराइड के पैरों में पड़ी है इसको पैराथायराइड बोलेंगे। ठीक है बच्चा, इससे एक ही हार्मोन निकलता है। खुश हो जाओ, एक ही हार्मोन निकलता है, एक ही काम है, तो बहुत जल्दी से खत्म कर देंगे 5 मिनट में। मैम हमको एक बीमारी है, ठीक नहीं हो रही है, कहीं प्यार व्यार की बीमारी तो नहीं है, उसी का इलाज नहीं है? विकास क्या बीमारी है आपको बेटा? क्लास के लास्ट में बताना, हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप डिस्कस कर सकते हो मेरे से, तब आप मेरे से बीमारी डिस्कस करना, ठीक है? शुभम गुड इवनिंग। राहुल कह रहे मैम इस बैच में एडमिशन क्लोज हो गए, मेरी सिस्टर को एडमिशन लेना है। हाँ बच्चा, अब नया बैच आएगा लगभग 20 से 25 जनवरी के बीच में, तो इस बैच में शायद इसलिए एडमिशन क्लोज कर दिए हैं। बाकी आप एक बार टेक्निकल टीम पे बात करके आप एक बार रिक्वेस्ट कर लेंगे तो शायद क्या पता वो कंसल्ट कर दे। ठीक है बच्चा, आपको जो भी बीमारी है उसके बारे में हम क्लास के लास्ट में बात करेंगे। विकास आपका नाम याद हो गया, आपको क्या बीमारी है आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके चलो, पहले सुनो कि थायराइड के पैरों में 4 पैराथायराइड होती है, और ये जो पैराथायराइड होती है ना, इससे एक ही हार्मोन निकलता है बच्चा, एक ही हार्मोन रिलीज होता है। और जिस हार्मोन को आप या तो बोल दो पैराथायरॉक्सी हार्मोन, कौन सा? पैराथायरॉक्सी हार्मोन। या बच्चा इस हार्मोन का ना साइंटिस्ट के नाम पर भी इसका नाम है, इन हार्मोन को हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। अब कॉलिप्स क्या है? तो भाई साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इस हार्मोन के फंक्शन को एक्सप्लेन किया, तो उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया इस हार्मोन का नाम। तो एग्जाम में आ जाए कॉलिप्स हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, तो आप क्या बताओगे? पैराथायराइड। या पैराथायरॉक्सी हार्मोन कौन रिलीज करता है? तो ये तो बहुत आसान है मैम, पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सी बनता है। कुछ कुछ तो ऐसे हार्मोन होते हैं जो ग्रंथि के जैसे ही नाम वाले होते हैं, तो आपको आंख बंद करके टिक लगा देना है।
तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से पैराथायरोक्सी हार्मोन या इन्हीं हार्मोन्स का दूसरा नाम होता है कॉलिप के हार्मोन। हिंदी में बोलते हैं इसे कॉलिप के हार्मोन, कॉलिप्स हार्मोन। अब बच्चा ये हार्मोन क्या काम करते हैं? आपको कल की क्लास याद है? कल मैंने पढ़ाया था थायराइड से कैल्सीटोनिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, पढ़ाया था ना। और कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था मैम? जब कभी भी खून में कैल्शियम ज्यादा हो और किसी हड्डी के पास कैल्शियम की कमी हो जाए तो उस एक्सेस कैल्शियम को खून से हड्डी के पास ले जाने का काम कैल्सीटोनिन हार्मोन का था। ये उसी को पता लगेगा जिसने कल की क्लास देखी होगी, कि बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने। अब बच्चा जो काम कैल्सीटोनिन कर रहा था ना, उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट अपोजिट ये हार्मोन काम करते हैं, जिन हार्मोन का नाम है पैराथायरॉइड या पैराथायरोक्सी या कॉलिप्स हार्मोन। अब जरा बताओ ये क्या काम करेगा? ये हार्मोन तभी निकलेंगे बच्चा जब किसी बोन के पास कैल्शियम ज्यादा है। ये हड्डी बनाते हैं मैसी, इसको बोन लिखोगे, ठीक है? ये आपकी हड्डी है और इस हड्डी के पास कैल्शियम एक्सेस पड़ा है। कैल्शियम क्या पड़ा है? ज्यादा मात्रा में पड़ा है ना? और यहां पे आपका खून है, ऐसे आपका ब्लड पड़ा है और इस ब्लड के अंदर, इस खून के अंदर क्या हो गई? इस खून के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई बच्चा। तो अब इस कैल्शियम की भरपाई करने के लिए एक हार्मोन रिलीज होगा। और कौन सा हार्मोन? दैट इज पैराथायरोक्सी या कॉलिप्स हार्मोन। वो क्या करेगा? वो इस एक्सेस कैल्शियम को, कहां का? हड्डी वाले एक्सेस कैल्शियम को ब्लड के अंदर लाके छोड़ देगा। या मैं ऐसे कह दूं कि हार्मोन तब निकलता है जब आपके खून में कैल्शियम की कमी होती है। कह दूं भाई खून में कैल्शियम की कमी है, खून कह रहा है कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। अब आप में से बहुत सारे होशियार बच्चे आएंगे, वो कहेंगे मैम खून में कैल्शियम की जरूरत क्या है? याद है ब्लड का क्लोट बनना, है ना? ब्लड का क्लोट कौन बनाता है? खून का थक्का कौन बनाता है? कैल्शियम मिनरल। तो अगर खून में कैल्शियम की कमी हो गई तो ब्लड का क्लोट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा बच्चा, याद रखिएगा। इसलिए हमें इस कैल्शियम की मात्रा को बैलेंस्ड करके चलना है। अब आप कहोगे मैम हड्डी के पास कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां बिना कैल्शियम के मुलायम हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं बचती है, वो रिजिड यानी कठोर नहीं रहती हैं। जबकि हड्डियों को तो कठोर मजबूत बनाना है, आपको पतला नहीं बनाना है, राइट? तो बच्चा ये बताओ कैल्सीटोनिन ने क्या किया? ब्लड से कैल्शियम को बोन के पास भेजा। और जो पैराथायरोक्सी हार्मोन है, कॉलिप्स हार्मोन है, उन्होंने क्या किया? आपके बोन से ब्लड के पास भेजा। अब ये हार्मोन जो काम कर रहा है उसी का ही तो उल्टा ये काम कर रहा है। इसने ऐसे करा, इसने ऐसे करा। तो बच्चा ऐसे हार्मोन्स जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, उनको बोलते हैं हम काउंटर एक्ट हार्मोन। तो अगर आपसे कोई पूछ लेना कि हमारे बॉडी में कौन कौन से हार्मोन काउंटरैक्ट हार्मोन्स हैं, हिंदी में बोलते हैं एक दूसरे का विरोधाभासी हार्मोन। यानी कि जो एक ने काम करा उसका विपरीत दूसरा काम करता है। ये लो बच्चा, ये लो बच्चा, ठीक है? समझ में आ गई मेरी बात? तो आपसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चा, है ना? कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको एक पॉइंट, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखवा रही हूं जो आपको बहुत दिनों के बाद क्लास में समझ में आएगा। नोट डाल के एक पॉइंट लिखना, केमिस्ट्री क्लास में समझ में आएगा एक्चुअली ना ये, ठीक है? जब आपके खून में, आपके खून में क्या ज्यादा हो जाए? कैल्शियम ज्यादा हो जाए। और इसी समय पे मतलब जब आपके खून में कैल्शियम ज्यादा है उस समय पे आप बाहर से खा लेते हो पालक पनीर, पालक मटर, आपने खा लिया मक्का वगैरह ज्यादा खा लिया, है ना? आलू वगैरह ज्यादा खा लिया, तो आपके बॉडी में एक एसिड ज्यादा आ जाता है जिसको ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। और ये कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड आपस में जुड़ते हैं और ऐसे क्रिस्टल बना देते हैं, ऐसी गांठें बना देते हैं, ऐसे ऐसे गांठें खून के अंदर। क्रिस्टल, क्रिस्टल समझते हो ना? जैसे हीरे का क्रिस्टल होता है,
इसी क्रिस्टल को हम कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं। और प्यार से बता दूं, इसी को आप पथरी कहते हो बच्चा, इसी को हम पथरी कहते हैं, स्टोन कहते हैं। आपने सुना होगा, आजकल बहुत कॉमन है, फलाना इंसान के यहां पथरी हो गई, फलाना इंसान के वहां पथरी हो गई। तो आपसे एग्जाम में पूछता है किस मिनरल के ज्यादा होने से पथरी होता है, किस मिनरल के, कैल्शियम के। कहां का कैल्शियम ज्यादा होगा? खून का, साफ साफ लिखा है मैम ने। बालों में, नाखून में, कहीं पर भी कैल्शियम ज्यादा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। खून के अंदर अगर कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो गया, जो हमने कल पढ़ा था, तो बच्चा ऑक्जेलिक एसिड बाहर से आएगा। ये पालक में, टमाटर में सबसे ज्यादा होता है, टमाटर के छिलके में ऑक्जेलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है। और इसीलिए हम कहते हैं जिसको पथरी होती है वो टमाटर वमाटर ना खाए, टमाटर के बीज छिलके बिल्कुल ना खाए, है ना। पालक से बच के रहे। हल्का फुल्का आपके आलू वालू में भी होता है, मक्के में होता है, ठीक है। तो कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड आके जुड़ता है, जिससे कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है, जिसको आप स्टोन या पथरी कहते हो। अब आपको इतना मैंने क्यों बताया यहां पे, क्योंकि आपको शायद ये डाउट लग रहा होगा कि मैम अगर खून में कैल्शियम ज्यादा है तो पड़ा रहने दो ना, क्या दिक्कत है। तो अगर खून में कैल्शियम ज्यादा है तो ये दिक्कत आ जाएगी। अब ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री क्लास में, नोट डाल के लिखवाए, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कभी ना कभी तो आगे की क्लासेस में रिपीट होगा। मैं नोट डलवाती हूं, इसका मतलब यही होता है वो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में रिपीटेड हुआ है आज तक, और जो आपको अच्छे से याद करना है और जो आगे की क्लास में रिपीट भी होगा। ओके बच्चा, समझ में आ गया? तो पैराथायरॉइड हार्मोन, बस इतना ही काम। तो हमारी दूसरी ग्रंथि कंप्लीट हो गई। अब एक छोटी सी फटाक से एक और करवा देती हूं, उसके बाद बड़ी लिखेंगे। तीसरी, 3 नंबर पे लिखोगे आप थाइमस ग्लैंड। बच्चों बताओ जरा, थाइमस ग्लैंड कहां होती है? हाँ जी, थाइमस ग्रंथि कहां पाई जाती है, इसकी लोकेशन बता दीजिए मुझे, आप लोग ही बताओगे। और नंबर में कितनी होती है, क्योंकि मैं पढ़ा चुकी हूं, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। थाइमस ग्लैंड पाई जाती है चेस्ट कैविटी में, आपकी छाती में पाई जाती है, छाती गुहा में पाई जाती है, या हिंदी में लिख लेना वक्षीय गुहा में पाई जाती है, छाती में पाई जाती है। नंबर में कितनी होती है? एक ही होती है बेचारी, एक ही होती है, और बहुत सीधी सी है, एक ही हार्मोन रिलीज करती है थाइमस ग्लैंड। इस हार्मोन का नाम होता है थाइमोसिन। ये बहुत बार आता है बच्चा, बहुत बार एग्जाम में आता है कि थाइमोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि रिलीज करती है, तो बच्चा जल्दबाजी में थायराइड करके आ जाता है। अब नहीं करना थायराइड, कल पढ़ा चुकी हूँ थायराइड बहुत अच्छे से। थायराइड से तो T3 T4 निकल रहे थे, अब मत कराना एग्जाम में, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि एक ही हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज थाइमोसिन। पहले थाइमोसिन का फंक्शन पढ़ेंगे, क्या करता है। मैं आपको बता दूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करवाने वाली ग्रंथि है। कैसे, जरा वो सुनते जाइए। मैंने आपको पढ़ाया था, इधर आओ जरा, WBC, हाँ जी मैम पढ़ाया था। WBC में एक टाइप पढ़ाया था बच्चा, लिम्फोसाइट, हाँ जी मैम पढ़ाया था। और ये भी बताया था लिम्फोसाइट 2 टाइप की होती है, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होती है टी लिम्फोसाइट। हाँ जी मैम, बिल्कुल पढ़ाया था। और लिम्फोसाइट का काम तो भैया याद रखना है जिंदगी भर, एग्जाम में नहीं जिंदगी में भी याद रखना है। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं किसी भी वायरस के खिलाफ, जो भी हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो यही बनाती है। ये बात पढ़ाई थी ना मैम ने। अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये ग्रंथि क्या काम करती है, इसके बारे में 2 चीजें आपको अच्छे से नोट डाउन करनी है। ये जो लिम्फोसाइट्स होती है ना 2, इसमें से ये जो टी लिम्फोसाइट है ना, टी लिम्फोसाइट, अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूं बी और टी लिम्फोसाइट कहां बनती हैं, अब सभी लोग आंसर करने के लिए एबल हो। कहां बनती है? जहां खून बनता है। खून कहां बनता है? बोन मैरो में। तो बच्चा अगर मैं आपसे पूछूं टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां होता है, तो आप बता दोगे ना कहां होता है? हमारी बोन मैरो में। तो बच्चा टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, अस्थि मज्जा में है। लेकिन बच्चा ये मैच्योर होने के लिए ये टी लिम्फोसाइट यहां आती है, और ये कौन है? ये थाइमस ग्लैंड है। थाइमस ग्लैंड के पास टी लिम्फोसाइट आती हैं और आके यहां पर ये मैच्योर होती है। यहां पे सिर्फ बनी है, अभी इनको लड़ाई करना नहीं आ रहा, अभी इनको एंटीबॉडीज ढंग से काम करवाना नहीं आ रहा है। छोटा बच्चा होता है, उसको मैच्योर होने के लिए हम गुरुकुल में भेज देते हैं, और गुरुकुल में वो जाके क्या करता है,
अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लेता है और फिर लौट के आता है, फिर कहता है अब आ जाओ जितने दुश्मन है वैसे। ठीक ऐसे ही ये टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में है, लेकिन मैच्योर होने के लिए यहां आई है और यहां आके वो लड़ना सीखेंगी। लड़ना किससे? इन्फेक्शन से, वायरस से। तो बच्चा आप लिख दो, इट इज हेल्पफुल इन मैच्यूरेशन ऑफ, लिख दो, इट इज हेल्पफुल इन मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, मैच्यूरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। हिंदी में लिखो बच्चा, ये टी लिम्फोसाइट की परिपक्वता में सहायक होते हैं। ये टी लिम्फोसाइट की विकास में या परिपक्वता में सहायक होते हैं। लिख दीजिए बच्चा पूरा हिंदी में, टी लिम्फोसाइट की परिपक्वता में सहायक होते हैं। कि परिपक्वता का मतलब है उनको मैच्योर करना, उनको एबल करना, किसके लिए? लड़ाई करने के लिए। किससे लड़ाई? तो इन्फेक्शन से। तो बच्चा ये टी लिम्फोसाइट जो है उनको मैच्योर करने का काम करते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे मैम बी लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होती है? बी लिम्फोसाइट जहां बनती हैं वहीं लड़ना सीख जाती हैं। कहां बनती हैं? बोन मैरो में। तो हमें नहीं मतलब इस चीज से। ओके बच्चा, समझ में आ गई ये बात? ठीक है मैम, हमें समझ में आ गई। अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये टी लिम्फोसाइट करती क्या है, तो आप सब बताओगे मैम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही हैं। और एंटीबॉडीज क्या करती हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, वायरस वगैरह को मार गिराती हैं, यानी कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती हैं। जी हां, यानी कि अगर आपकी थाइमस ग्लैंड सही है तो आपके बॉडी में सही तरीके से टी लिम्फोसाइट टाइम पे मैच्योर होंगी, वो एंटीबॉडीज बनाएंगी, वो इन्फेक्शन से फाइट करेंगी और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि ये आपकी टी लिम्फो, आपकी थाइमस ग्लैंड है, ये धीरे 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 छोटी होती जाती है। इसके बारे में एक फैक्ट है, बहुत अच्छे से नोट डाउन करना। अगेन मैं नोट डलवा रही हूं, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों याद रखिएगा, ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका साइज उम्र के साथ घटता जाता है। बूढ़े लोगों में ये गायब हो जाती है, इसीलिए बूढ़े लोगों को कोरोना या कोई भी वायरस चपेटे में ले लेता है और उन्हें भगवान के पास पहुंचा देता है। समझ रहे हो आप? कृष्णपाल, आप इस बैच में शायद नए हैं, इसलिए मैं आपको कमेंट रिप्लाई करना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि इस बात को मैं 50 बार रिपीट कर चुकी हूँ, बार बार नहीं बोलूंगी कि मैं पीएनजी नहीं देती हूँ। ठीक है, सुनो बच्चा, 26 साल के बाद, ऐसा माना गया 26 से 28 साल के बाद ये जो ग्रंथि है ना, इसका आकार घटना शुरू हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। और 55-60 साल की उम्र में तो ये गायब भी हो जाती है। तो इसका एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से कि जब आप 0 से 5 साल में होते हैं, 5 साल के बाद धीरे 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 इसका साइज बढ़ना शुरू होता है। इसका मैक्सिमम साइज रहता है जब आप 25 से 30 साल में हैं, और उसके बाद धीरे 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 50-55 तक आओगे, इसका साइज घटके 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 इस ग्रंथि का एक गायब हो जाती है। ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जिसका साइज उम्र के साथ घटता है, बाकी किसी ग्रंथि के साथ ऐसा नहीं होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आएगा, उस ग्रंथि का नाम बताओ जिसका साइज उम्र के साथ घटता है, थाइमस ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम बता दो जो बुढ़ापे में बूढ़े लोगों में गायब भी हो जाती है। तो बूढ़े लोगों में यही गायब हो जाती है। इसी की वजह से बूढ़े लोगों के अंदर टी लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हो पाती है, उनमें एंटीबॉडीज अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसीलिए बूढ़े लोगों को एक बीमारी रहती है तो वो 1 महीने तक रहती है। जुकाम भी रहेगा तो 1 महीने तक रहेगा, क्योंकि नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज बन नहीं रही है, नेचुरल तरीके से इम्यून सिस्टम सही हो नहीं रहा है, तो बेचारों को दवाइयां खानी पड़ती हैं। इसीलिए कोरोना के समय बूढ़े लोग बहुत सारे निकल लिए थे, ऊपर चले गए थे, है ना बच्चा? क्योंकि कोरोना वायरस और वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बन ही नहीं पाई थी। 50, 55, 60 साल के बाद लोगों को कोरोना के लिए ज्यादा उनको सतर्क रहने की जरूरत थी। अब बच्चा आप खुद जानते हो, जब आप 25 साल के हो, जवानी में हो, आप कितनी सारी बार ऐसे होता है कि आपको जुकाम खांसी हो गई, आप दवाई नहीं खाते हो, फिर भी ठीक हो जाते हो। इनफैक्ट मैं खुद कहती हूँ छोटा मोटा जुकाम बुखार में दवाइयां मत खाया करो। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सही है आपका थाइमस ग्लैंड, हो जाओगे 2-3 दिन में रिकवर। दवाइयां खा खा के लीवर को ना डैमेज कर लेना। समझ में आ गई मेरी बात? ये बात मेरी समझ में आ गई कि क्लास में क्वेश्चंस कैसे आएंगे और किस टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से।
तो 25-30 साल की उम्र में हमारा इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग रहता है। उसका रीजन एक ये भी है, एक रीजन ये भी है बच्चा, 55-60 साल की उम्र में धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। और क्यों? क्योंकि आपका थाइमस ग्लैंड गायब भी हो जाएगा। ओके बच्चा, इसके अलावा और कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है जिसके साथ ये बात एप्लीकेबल हो, नहीं, सिर्फ इसी ग्रंथि का साइज घटता है 26-28 साल के बाद। ठीक है बच्चों, खत्म करें ये। अब इसके हार्मोन के कम ज्यादा से आपको कुछ याद नहीं रखना है। आ जाइए, 3 पढ़ ली, कौन कौन सी? थायराइड, पैराथायराइड और चेस्ट वाली कौन सी? थाइमस। आ जाओ चौथी। अब बड़ी पढ़ेंगे, एक आज ये पढ़ लेंगे तो मान लो जंग जीत लिया अपन ने ना। चलो 4 नंबर वाली लिखेंगे, पेनक्रियास। थोड़ी बड़ी है, पेनक्रियास हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। आप सब जानते हैं, मैम ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जिक्र किया था इसके बारे में। हाँ जी बच्चा, मैंने कहा था पेड़ के पत्ते जैसा ऐसा एक ऑर्गन होता है जो ग्रंथि की तरह भी काम करता है, और इसको हम पेनक्रियास कहते हैं प्यार से। कहाँ होता है ये हमारे जहां पे लीवर होता है। अब आपको कुछ महानुभावों को यही नहीं पता होगा लीवर कहाँ होता है, तो कौन सी कैविटी में होता है लीवर? एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है बच्चा? जहां पे, जिस हिस्से पे आपका चेस्ट वाला पार्ट खत्म हो गया, कुछ ये वाला पार्ट, पेट वाला पार्ट शुरू हो गया, तो ये अपर वाले पार्ट में लीवर के साथ यहां होता है। ठीक है बच्चा। कार्तिक बच्चा 3 क्लास के बाद, अच्छा परसों तो अपना केमिस्ट्री है कार्तिक, उसमें ज्वाइन करना आप, अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी पुरानी। ठीक है, ठीक है। कुंदन लास्ट में पूछ लेना लीवर से जो भी क्वेश्चन है। आलोक हाय बेटा, इतना लेट क्यों आए क्लास में? आधे घंटे बाद आते हो आप। पेड़ के पत्ते जैसा एब्डोमिनल कैविटी में एक ऑर्गन है, उस ऑर्गन को आप ग्लैंड यानी कि ग्रंथि भी बोलते हैं। आपको याद होगा मैंने पेनक्रियास को कैसी ग्लैंड बोला था? मैंने कहा था इट इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, ये एक मिश्रित ग्रंथि है। हाँ जी मैम, आपने बोला था। और मिश्रित ग्रंथि क्या होती है? जो एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम करे, जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करे और जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करे, यानी कि जो बहिश्रावी और अंतःश्रावी दोनों की तरह काम करे। हाँ जी मैम, आपने ये चीज पढ़ाई है कि ये बहिश्रावी और अंतःश्रावी दोनों की तरह काम करते। अब बहिश्रावी हम किसको बोलते हैं? जो एंजाइम बना के किसी दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर कर देती होगी या जूस बना के ट्रांसफर कर देती होगी, और एंडोक्राइन जो हार्मोन बनाए। तो इसका मतलब मैम पेनक्रियास ऐसी ग्लैंड है जो जूस भी बनाती है। तो ये जूस हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस बना रहा था जिसमें 3 टाइप के एंजाइम थे, ये एंजाइम डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे। ये जूस बना के पेनक्रियास अपने पास नहीं रख रहा था, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल दे रहा था। ये यहां नहीं पढ़ना है, ये पढ़ा चुकी हूं। पढ़ना क्या? पढ़ा चुकी हूं। आज हम पढ़ेंगे कि पैनक्रियास का एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि पैनक्रियास के उस हिस्से के बारे में पढ़ेंगे जो हार्मोन रिलीज करता है, बिकॉज हमारा चैप्टर एंडोक्राइन है। ये मैं पढ़ा चुकी हूं आपको, ये पढ़ा चुकी हूं पहले। ठीक है, पैनक्रियास की डिस्कवरी भी बताई थी कि इस ऑर्गन की खोज की गई है, वो किसके द्वारा? लैंगरहैंस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा? लैंगरहैंस के द्वारा। अब जरा सुन लो बात, इस तरीके से आप में मेरे में सब में एक पैनक्रियास है, कैसा? कुछ ऐसा सा। ठीक है बच्चा, अब इसमें यहां पर अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये 3 टाइप की सेल्स हैं। पैनक्रियास की एंडोक्राइन सिस्टम वाली वो सेल्स है जो क्या रिलीज कर रही है? हार्मोन। सुनना बच्चा, पैनक्रियास में पहला सेल हो गया अल्फा सेल, अल्फा कोशिका। दूसरा हो गया बीटा सेल, बीटा कोशिका। तीसरा हो गया डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका। और बच्चों ये तीनों ही मिलकर हार्मोन बनाते हैं, लेकिन तीनों से 3 प्रकार के हार्मोन। अल्फा अलग बनाएगा, बीटा अलग बनाएगा, डेल्टा अलग बनाएगा। समझ में आई मेरी बात? मैम व्हाट इज बोन मैरो? अबे रोहित, तुम तो फर्स्ट क्लास से आ रहे हो, चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है बोन मैरो क्या होता है। तुम लोग इसके साथ क्लास में नहीं बैठते हो ना? अब नहीं बताने वाली मैं रोहित, तुम तो रोज आते हो क्लास में। सीएपीएफ के लिए आलोक मोर देन सफिशिएंट है, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्लास से।
शर्त ये अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, रोहित की तरह नहीं पढ़ना कि 50 बार बोन मैरो पढ़ा चुकी हूँ। अच्छा बच्चों, आप लोग बता दो बोन मैरो क्या होता है। रोहित का क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, मैं नहीं दूंगी, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलो सुनो, मैंने कहा पेनक्रियाज में अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये 3 टाइप की सेल्स हैं जो हार्मोन बना रही हैं। कॉमन सी बात है, 3 है टाइप की, तो 3 टाइप के हार्मोन बनेंगे। अब पहले सुनो, ये जो अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होती हैं, इनके बारे में लैंगर हेंस जी ने बताया था। तो लैंगर हेंस ने कहा कि भैया दुनिया मेरे नाम पे याद रखे इनको, तो इन्होंने इनका नाम क्या रख दिया, आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस। हिंदी में बोलते हैं लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं। तो बच्चा बीपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन है कि लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं किस ऑर्गन से संबंधित हैं, यानी कि ये आपने कहां से पढ़ा था मैम से। तो आपको याद रखना है पेनक्रियाज की खोज लैंगर हेंस ने की थी, और इस पेनक्रियाज के अंदर 3 टाइप की सेल्स रहती हैं, है ना। तो लैंगर हेंस ने अपने नाम पे दुनिया को याद रखने के लिए एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कहा कि आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस के नाम से जानोगे आप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लैंगर हेंस की द्वीपिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं या किस ऑर्गन से रिलेटेड है, संबंधित है। तो आपको बताना है बच्चा किस ऑर्गन से हैं ये आपके पेनक्रियाज से हैं या आपके अग्नाशय से हैं, ठीक है। 3 टाइप की सेल्स हैं, तो बड़ी कॉमन सी बात है 3 टाइप के हार्मोन। अब मैं आपको बता दूं, ये जो 3 टाइप की आइलेट्स ऑफ लैंगर हेंस है ना, इनमें सबसे ज्यादा बीटा सेल होती हैं। आपको परसेंटेज नहीं याद करना यार, पता पहले मैं परसेंटेज लिखवाती थी, बच्चे बेचारे प्रेशर में आके रट्टा लगा लेते थे, नहीं आता एग्जाम में परसेंटेज नहीं आता। आपको याद रखना सबसे ज्यादा बीटा सेल्स होती है, सबसे ज्यादा हमारे बॉडी को जरूरत ही इसकी होती है। तो बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि पेनक्रियाज में कौन से टाइप की सेल्स सबसे ज्यादा होती हैं। तो आपको बताना है वो होती हैं आपकी बीटा सेल्स। अब इन तीनों से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं पहले ये लिख ले, फिर उनके काम, फिर वो कम ज्यादा हो गया तो कौन सी बीमारियां, यहां पर बीमारियां भी याद रखनी है। चलो जरा देखो, मैंने कहा पेनक्रियाज में 3 टाइप की सेल्स, मैं सिंबल बना रही हूं, आप अल्फा बीटा वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अल्फा सेल, 1 नंबर पे अल्फा, 2 नंबर पे बीटा सेल, आप लिख सकते हो हिंदी में अल्फा बीटा, और तीसरी डेल्टा, गामा मत कर देना, ठीक है, डेल्टा सेल। अब सबसे पहले इनसे निकलने वाले हार्मोन्स के नाम इसके आगे लिख दे। अल्फा सेल से रिलीज होता है ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है बच्चा, एटलीस्ट 2 ऊपर वाले, नीचे वाले को छोड़ दोगे चलेगा। अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज होता है। ग्लूकागोन, सेम नाम हिंदी में है ग्लूकागोन हार्मोन, दिख रहा है ना इस कलर से, नहीं थोड़ा लाइट दिख रहा है, वो क्रोमा की सेटिंग हो रखी ना, हटा देते हैं, व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। अल्फा सेल से, अरे यार, अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन सेम नाम हिंदी में है ग्लूकागोन। ओके मैम, समझ में आ गया मैम। बीटा सेल इंसुलिन, आ गया आपका इंसुलिन, सुना है ना बहुत बार। ये इंसुलिन क्या है भैया, ये इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों लेते हैं, इतने महंगे क्यों आते हैं इंसुलिन के इंजेक्शन। डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, कौन सा बच्चा, सोमैटोस्टैटिन। एक बार तीनों के नाम बोलो, बोलो सभी लोग प्रोनाउंस करो कि अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। इसको छोड़ दोगे तो भी काम चल जाएगा, इनको छोड़ोगे तो 2 नंबर के क्वेश्चन से हाथ धो बैठोगे, बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। चलो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा सेल के बारे में, सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीटा सेल के बारे में। पहले बीटा सेल को पढ़ेंगे तो बाकी आपको समझ में आसानी हो जाएगी। तो जरा लिख दो नीचे वापस से बीटा सेल के बारे में कि बीटा सेल एक तो सबसे ज्यादा होती है, हाँ जी भाई बिल्कुल ज्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत भी हमारे शरीर को इसी की है। दूसरा, ये बहुत फेमस हार्मोन निकलती हैं जिसको इंसुलिन कहते हैं। अब मेरा प्यारे प्यारे बच्चों से क्वेश्चन है, इंसुलिन का नेचर क्या होता है, आप लोग बताओगे।
कल की क्लास में पढ़ा के गई थी इंसुलिन किस टाइप का हार्मोन होता है, वही उसका नेचर है। फटाक से आंसर करो, फिर मैं आगे चलूंगी। हाँ, आंसर करो। इंसुलिन का नेचर कैसा है, इंसुलिन की प्रकृति कैसी है? कल पढ़ा के गई थी, चिल्ला चिल्ला के बार बार थोड़ी ना पढ़ाती रहूंगी, जीवन में एक ही चीज। विनोद एकदम साफ दिख रहा है, आपका नेटवेट गायब होगा। अरे कल पढ़ाया था इंसुलिन कैसा हार्मोन है, एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ है। तो इंसुलिन किस नेचर का हो गया? प्रोटीन नेचर का हो गया। इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये प्रोटीन प्रकृति का है। बता देना, इस बात को पूछा गया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? आरती, मेरी बात पे विश्वास करो, मैंने बीपीएससी के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। इनफैक्ट इस साल इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं बीपीएससी के, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं होगा, हर दिन स्टेटस लगा रही हूँ मैं 2-2 बच्चों का। ट्रस्ट तो करना सीखो टीचर पे, है ना? आशुतोष कह रहे एसिडिक नेचर का। आशुतोष ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ, एसिडिक नेचर के तो हार्मोन्स होते ही नहीं है, कहां से पढ़ के आ गए हो आशुतोष तुम? हाँ, तो इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है, क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। अब इंसुलिन को बनाने के लिए एक तो प्रोटीन चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको बताऊं क्या चाहिए? दूसरा इसको बनाने के लिए एक मिनरल चाहिए। कौन सा मिनरल? जिंक। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिंक हार्मोन नहीं, जिंक मिनरल कौन से हार्मोन को बनाने में सहायक होता है? आंसर आपका बोर्ड पे है, ठीक है? और इस इंसुलिन की खोज के लिए, खोज का मतलब इसका जो फंक्शन है, क्या काम करता है हमारे बॉडी में, इसकी खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो बच्चा आपको यह भी याद रखना है कि वो महान वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने पूरे इस संसार को बताया कि भाई इंसुलिन ये काम करता है। तो लिख दीजिए बेंटिंग एंड बेस्ट, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इसलिए इनका नाम ज्यादा जरूरी हो गया। बेंटिंग एंड बेस्ट, जो बेस्ट होगा वो अपना बेस्ट देगा भैया, सीधी सी बात है। ये 2 साइंटिस्ट मिले और इन्होंने इंसुलिन की खोज, खोज का मतलब ये नहीं है पकड़ के लाके खोज, मतलब इंसुलिन के नेचर को, इंसुलिन के फंक्शन को एक्सप्लेन किया। बात खत्म, समझ में आ गई मेरी बात? तो पेनक्रियाज है मैम, है बिल्कुल है। इंसुलिन बना रहा है मैम, बना रहा है। बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन नेचर का होता है, और जिंक चाहिए। ये जिंक के बारे में आपने कोविड के समय भी बहुत सुना था, पता है जिंक कहाँ कहाँ होता है? लिख लेना, यहाँ साइड में लिख लेना। वैसे मैं आपको केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी, है ना? केमिस्ट्री में आएगा ना जिंक, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है पता है आपको? जिंक के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी लिख लो, ये हमारे लार में होता है, हमारे आंसुओं में होता है, और आपके पसीने में, स्वेटिंग में, स्वेट में होता है, और साथ में ये इंसुलिन हार्मोन के लिए चाहिए ही चाहिए, इंसुलिन हार्मोन के लिए चाहिए, ठीक है? वैसे आ जाएगा ये, ईयर याद रखना है 1920 1921 है, लेकिन आपको ईयर एग्जाम में नहीं आता है। जिसका साल आपको याद रखना है वो सेल वाले चैप्टर में रखने, वो मैं अपने आप बता दूंगी, ठीक है? रोहित कोई बात नहीं बेटा, सॉरी क्यों बोल रहे हो? हाँ, चलो अब बात करेंगे ये इंसुलिन करता क्या है। बात तो यही है ना, करता क्या है, ऐसा क्या करता कि इसके काम के लिए नोबेल प्राइज मिल गया भैया? बहुत जरूरी काम करता है, अगर नहीं बनेगा बिगड़ जाएगा सिस्टम शरीर का। देखो बच्चा क्या काम करता है। अब मुझे कोई का भी कमेंट नहीं चाहिए स्क्रीन पे, सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुनो, ठीक है? सुनो, आप सब जानते हैं हमारे बॉडी में खून है, जानते हैं ना? खून है, हाँ जी मैम खून है। ऐसा तो कोई है नहीं आपकी क्लास में जिसके पास खून नहीं है। 4 से 5 लीटर खून सब लेके बैठे हो आप बैठे हो जिंदा, इसका मतलब आप में 4 से 5 लीटर खून है, ठीक है बच्चा? अब सुनो, खून के अंदर जो शुगर होती है हमारे बॉडी में, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, जिसको आप रक्त शर्करा कहते हैं, और जिसका नाम होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ब्लड शुगर कहते हैं। मैम क्यों बोला? अरे भैया ग्लूकोज की बोतल चढ़ाता है तो कहां ठूसता है डॉक्टर? खून में, वेन में ठूसता है आपके। ऐसे ही आप ऐसे समझ लो कि आप जब कभी ग्लूकोज का लेवल चेक करवाते हो तो डॉक्टर खून लेता है, तो खून में ग्लूकोज है, ठीक है? तो खून में आपके ग्लूकोज है, बिल्कुल है। अब ये ग्लूकोज, जैसे ही ग्लूकोज कहां से मिलता है आपको? मीठी चीजों से। जैसे ग्लूकोज के लिए आप
फ्रूट्स खा रहे हो, आप कोई भी मिठाई खा रहे हो, चीनी से बनी हुई, गुड़ से बनी हुई, शहद खा रहे हो, कोई मिठाई खा रहे हो, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, जलेबी, कुछ भी खाओ मिठाई में, ठीक है। कोई गुड़ से बनी हुई चीज खाओ, चीनी से बनी हुई चीज खाओ, चाहे चीनी आप चाय में डाल के खाओ, चाहे चीनी आप खीर में डाल के खाओ, चाहे चीनी आप ऐसे खाओ, मुझे नहीं मतलब, ठीक है। आप क्या खा रहे हो? आप फ्रूट्स खा रहे हो बहुत ज्यादा बाहर से, आप जूसेस पी रहे हो, आप चॉकलेट खा रहे हो, आप बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। आपको पता है ये जो कोल्ड ड्रिंक है ना जो आप पीते हो, अगर मैं इनके बारे में सच्चाई बता दूंगी ना तो आप आज से ही कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दोगे, और मैं चाहती हूं आप छोड़ दो, बिकॉज कोल्ड ड्रिंक कार्सिनोजेनिक तो होती है। अभी मैंने वीडियो ही बनाया था 4-5 महीने पहले, आपने सुना होगा कि कोल्ड ड्रिंक जो कोका कोला है उसके ऊपर बैन भी लगाया था डब्ल्यूएचओ ने, बिकॉज वो कार्सिनोजेनिक है, उसमें केमिकल डल रहा है, आर्टिफिशियल शुगर डल रही है एस्पार्टेम नाम की, जो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक तो चलो छोड़ो, आपको आप पता लगा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं जो भी हमारे इंडिया में टाइप 1 वाले डायबिटीज है ना, उसके 90% जो पेशेंट्स है ना, वो कोल्ड ड्रिंक इतनी पिए कि आज वो डायबिटीज लेके बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 35 रुपए वाली, 30 या 35 कितने रुपए की आती है वो एक इतनी सी बोतल होती है, उसको 30 मान लो, 30 रुपए में आती है ना, 30 रुपए वाली जो बोतल आती है ना, इसको बनाने में पता है आपको कितना कोल्ड ड्रिंक, इतने से कोल्ड ड्रिंक को बनाने में 20 से 25 चम्मच चीनी लगती है। अब वो इतनी सी कोल्ड ड्रिंक अगर उसके अंदर 20 से 25 चम्मच चीनी डाल देगा, फिर उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालना है, कंपनी वाले को बेचती 30 रुपए में, कैसे काम चलेगा, है ना। 20-25 चम्मच का मतलब हो गया, चीनी भी अच्छे खासे रुपए की आ गई है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीनी, ये नेचुरल शुगर नहीं डालते उसमें आर्टिफिशियल शुगर डालते हैं, और वही आर्टिफिशियल शुगर फिर आपको क्या करने का, इतनी सी गोली डाल देंगे एस्पार्टेम की। 30 चम्मच चीनी, इतनी सी गोली एस्पार्टेम की, बराबर काम करती है, और वही एस्पार्टेम आपको इतना ज्यादा आपको शुगर का लेवल ये कर देता है आपके बॉडी में। इसलिए प्लीज ये जो होते हैं ना, ये कोका कोला, थम्स अप, और क्या कहते हैं मरिंडा, और कौन, मैं बताऊं आपको, मैं छोड़ो, मेरे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, मैं तो कभी जीवन में नहीं पीती कोल्ड ड्रिंक। इनको बिल्कुल मत पीना आप। और आपके घर में छोटे बच्चे ना, आजकल जुवेनाइल डायबिटीज इतना चल रहा है, 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज निकल रहा है। रीजन ये है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, चॉकलेट खा रहे, बर्गर पिज्जा है खा रहे, है ना। तो बच्चों एक तो ना आज से ही कोल्ड ड्रिंक को इस तरीके से, आप सोचो डायबिटीज करेगा ही करेगा, साथ में आप ये सोचो आजकल तो कैंसर भी कर रहा है, इतना ज्यादा कार्सिनोजेनिक भी है। फ्रूटी भी बहुत, जो मीठी चीज है पीने में, उन सब में आर्टिफिशियल शुगर है, ठीक है। ये आप, हाँ, सोडा पी लो, जो है तो ना स्प्राइट वगैरह जो मीठी नहीं होती है, स्प्राइट चलेगी, लिम्का चलेगा, ये फिर भी ठीक है, ठीक ये भी नहीं है। लेकिन ये कोका कोला, थम्स अप, इन सबको तो आज से टाटा बाय बाय कर दो, बिल्कुल ठीक है। चलो ये आगे खैर हम पढ़ेंगे, हम बात की बात है। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं कह रही थी हमारे ब्लड में शुगर है, जो इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ये ग्लूकोज किस किस में होता है, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, मीठी कोई भी चीज आप खा रहे हो, गुड़ चीनी से बनी हुई कोई भी चीज खा रहे हो, जूस पी रहे हो आप, है ना। तो बच्चा जैसे ही बाहर से चीजें ज्यादा खाओगे, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा, आपके बॉडी में भी ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी डाइट में मीठापन ज्यादा रखोगे, यानी कि ग्लूकोज वाली चीजें ज्यादा खाओगे, अगर आप कार्बोहाइड्रेट, शुगर ज्यादा खाओगे बाहर से, आपके बॉडी में, ब्लड के अंदर खून ग्लूकोज का लेवल ये हो जाएगा, होना चाहिए था, ये हो गया ये। तो बच्चा जब आपके खून में ग्लूकोज की मात्रा एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो आपका ये हार्मोन निकलेगा, इंसुलिन। और ये इंसुलिन क्या करता है, इस एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है, किसकी फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। तो इंसुलिन का काम क्या है, सुन लो, जो ज्यादा शर्करा होती है, जो खून में हमारी शर्करा है, जिसको आप प्यार से ग्लूकोज कहते हो, जब वो ग्लूकोज ज्यादा होने लगती है, गड़बड़ाने लगता है उसका अमाउंट, तो इंसुलिन हार्मोन इस एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में बदल देता है। और ये ग्लाइकोजन आपके जाके स्टोर हो जाता है, कहां होता है, लीवर में होता है। बच्चा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि लीवर हमारे शरीर का क्या है, स्टोर हाउस है। कोई भी चीज ज्यादा भी लीवर कह देगा, आजा यार आजा, तो ये ग्लाइकोजन आपके लीवर में स्टोर हो गया। अब आप सोचो बच्चा कि अगर इंसुलिन नहीं निकलता आपके बॉडी में, है ना,
इंसुलिन नहीं निकला, इंसुलिन की क्या हो गई, कमी हो गई, इंसुलिन की कमी हो गई। तो बच्चा क्या हो जाएगा, इंसुलिन की कमी, यानी कि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में नहीं जाएगा, नहीं बदलेगा। आपके खून में क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, और खून में जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आता है तो इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। डॉक्टर कहेगा भैया हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में चल रहे हो, क्या चाहते हो, नहीं सुधर रहे, नहीं मान रहे, चीनी वीनी छोड़ दो, मीठा वीठा खाना छोड़ दो, चॉकलेट कोल्ड ड्रिंक सब छोड़ दो, फिर भी नहीं माने, तो कुछ दिनों के बाद आपको हो जाएगा डायबिटीज। क्या हो जाएगा बच्चा, डायबिटीज, जिसको आप शुगर होना बोलते हो, जिसको आप मधुमेह रोग कहते हो। अब समझ में आ गया होगा इंसुलिन कितना जरूरी है, नहीं आया तो फिर भी समझा देते एक बार फिर से, ठीक है। चलो सुनो, मैंने कहा कि आपके बॉडी में जो इंसुलिन है, जो पेनक्रियाज बना रहा है, उसका काम होता है ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करना। बुक्स में क्या लिखा पता है, बुक्स में एक ही लाइन लिखी हुई आपके इंसुलिन के आगे, इट मेंटेन शुगर लेवल इन ब्लड, ये खून में शर्करा के लेवल को संतुलित करके रखता है। लेकिन कैसे, तो बच्चा वो आप मेरे से जान लो कि आपके खून में जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो जाता है हल्का फुल्का, तो इंसुलिन उस ग्लूकोज को बदल देता है किसमें, ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज से बना हुआ ग्लाइकोजन है, बहुत सारा ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन हो गया, ठीक है। ये ग्लाइकोजन जाके स्टोर हो जाता है आपके लीवर में। तो इंसुलिन ने आपको हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में जाने से बचा लिया। लेकिन अब इंसुलिन की तो एक क्वांटिटी है ना, जितना बनना होगा, बचपन से बन रहा है उतना ही तो बनेगा। आप लोग समझ नहीं रहे हो, आप लोग बाहर से चॉकलेट मिठाई ये वो फलाना ढिमका कोल्ड ड्रिंक सब कुछ पीते जा रहे हो। तो अब धीरे 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 क्या होगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल ज्यादा हुआ, इसका मतलब आप कौन से स्टेज में आ गए, आप हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज में। प्री डायबिटिक नाम सुना, एक फलाना इंसान प्री डायबिटिक है। प्री डायबिटिक का मतलब भैया उसमें डायबिटीज की पहली स्टेज, जिसको आप हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं, वो आ चुकी है। अब उसे चीनी कट कर देनी है अपने खाने से, कोल्ड ड्रिंक बंद कर देनी है, चॉकलेट मिठाइयां सब छोड़ देना है, तो वो किससे बच जाएगा, डायबिटीज से। फिर भी नहीं मान रहा, तो भैया कुछ दिनों के बाद डायबिटीज लेके बैठ जाए। समझ गए, हाँ जी समझ गए मेरी बात। तो इंसुलिन ने किस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन किया, बहुत अच्छे से आप समझ गए। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम कितना होना चाहिए शुगर लेवल, तो शुगर लेवल लिख लो आप कितना होना चाहिए, कि कितने से ज्यादा हो जाएगा कि हम मान ले हम तो चले गए डायबिटीज स्टेज पे। तो बच्चा बिफोर मील, बिफोर मील का मतलब है खाना खाने से पहले। भाई खाने में भी तो खाते हो ना ग्लूकोज, खाने में भी तो रोटी खाते, रोटी में ग्लूकोज है ना, खाने में आप जो भी चीजें सब्जियों में भी होता है, लेकिन वो जरूरी भी है आपके बॉडी के लिए, ठीक है। सुनो, क्या बिफोर मील का मतलब है खाना लेने से पहले आपका ग्लूकोज लेवल कितना आना चाहिए। कैसे चेक होगा, दिखाती हूँ, मेरे पास पड़ा है ग्लूकोमीटर डिवाइस होता है एक। अब मैं चेक करके तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उसके लिए मुझे 2 लोग चाहिए। मैंने आपको एक दिन ये भी कहा था ना कि मैं एक क्लास में आपको बीपी भी चेक करके दिखाऊंगी, लेकिन मेरे को घर में 2 लोग चाहिए उसके लिए ना। ये रहा, ये डिवाइस है, इसको बोलते हैं ग्लूकोमीटर। देखो लिखा होगा ना, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। इस डिवाइस को बोलते हैं ग्लूकोमीटर डिवाइस। अब आप कहोगे मैम आपके पास कैसे, मैंने कहा ना मुझे इन इंस्ट्रूमेंट का शौक है, मतलब हैबिट है मेरी, मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे आपको, लगभग जो छोटे मोटे हॉस्पिटल में होते हैं वो सब मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इस डिवाइस को आज से एग्जाम से पूछ ले कि ग्लूकोज लेवल को हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसको ग्लूकोमीटर कहा जाता है। इससे आप अपने डायबिटीज का पता लगाते हो, ये ग्लूकोमीटर डिवाइस है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या क्या होता है, आपको बताती हूँ कैसे चेक होता है। इसको बोलते हैं आप पिन नॉब, ये वाला। इसमें ना यहां पे इस तरीके से ये निडल लगाई जाती है, ये निडल है, देखना बच्चा। वैसे तो मैंने इसका एक वीडियो बना के भी मेरे YouTube चैनल पे डाल रखा है। देखो ये निडल है, इसको ऐसे आप हटाते हो, ये रहा सुई। इस सुई को ना इस मशीन में फिट किया जाता है ऐसे, यहां से ये बटन दबा के 1 2 3 4 5 ये लेवल लिखा हुआ होता है कि आपकी जो चमड़ी है वो कितनी मोटी है।
मतलब 1 mm तक पिन करे, 2 पे करे, 3 पे करे, 4 पे करे, खून निकल आए। ये यहाँ पे सेट होती है बच्चा ये डिवाइस। अच्छा मेरे में ऑलरेडी लगे हुए डिवाइस। इसको ऐसे पिन करोगे, मैं कर नहीं रही हूं अभी क्योंकि आपको पता है मैं खून नहीं देख पाती हूँ, मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ऐसे करोगे, 1 ड्रॉप इसमें आपका करते ही यहां से खून निकल जाएगा। अब इस खून को आप कहां लगाओगे? इस खून को लगाओगे, इस तरीके से होते हैं स्वैब। इस तरीके से एक पट्टी होती है। कहां चली गई पट्टी मेरी? शिफ्टिंग के चक्कर में ना सारा सामान मेरा उल्टा पुल्टा हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं पड़ी थी, मैंने देखी थी, वो यहां रखी थी या कहीं रखी थी। ठीक है, इस तरीके से एक पट्टी होगी, वो पट्टी लगेगी यहां पे। ऐसे 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 मान लो ऐसा होगा रैप। मैं आपको बताऊं, ऐसे देखो, ऐसे होगा, ऐसे लगाया जाएगा। स्लाइड सी होगी, पतली सी मेम्ब्रेन, उसके ऊपर आप खून डालोगे अपना। जो खून अभी निकाला है ना, उसको यहां पे रखोगे और इस मशीन को ऑन कर दोगे। ये आपका उस खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बता देगा कि इतना ग्लूकोज का लेवल आया है। ठीक है, आप करते होंगे, बहुत आसान है, हर कोई घर में करता है। आजकल छोटे बच्चों को डायबिटीज हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये डिवाइस इस तरीके से बता देगा। देखो इस पे लिखा हुआ कि 95 आ रखा है, किसी का 100, किसी का 120। अब बच्चा बात यह है कि बिफोर मील कितना आना चाहिए? खाना खाने से पहले ये रीडिंग आनी चाहिए 70 to 80 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड। इतना आना चाहिए, 70 से 80 के बीच में आना चाहिए खाना खाने से पहले। अब खाना खाओगे तो खाने में भाई शुगर जरूरी तो है ना बॉडी के लिए, नहीं जरूरी होती तो फिर कैसे काम चलता? ठीक है, आफ्टर मील कितना आना चाहिए? तो खाना खाने के बाद ये रीडिंग आपकी 180 तक जा सकती, 180 मिलीग्राम पर DL ऑफ ब्लड, इतनी जा सकती है। अब बच्चों आपने खाना खाने से पहले ही चेक किया तो आपका आ रहा 180, समझ रहे हो आप? 160 आ रहा, तब प्री डायबिटिक स्टेज पे आ गए ना आप। खाना खाने के बाद तो आपका 300 आ रहा, बस यानी कि आपको डायबिटीज हो चुका। इस तरीके से हम 100 तक खाना खाने से पहले होना चाहिए, खाना खाने के बाद 200 तक चल जाता है। ये आइडियल है, ये हेल्दी पर्सन का लिखा है मैंने, लेकिन यहां पे ये 200 भी चलेगा, यहां पर ये 100 भी चलेगा। लेकिन अब यहां पे 100 से ऊपर गड़बड़ हुई तो दिक्कत, यहां पे 200 से ऊपर गड़बड़ हुई तो आप हाइपरग्लाइसीमिया स्टेज में जा चुके हैं, आप प्री डायबिटिक या फिर आप डायबिटिक हो चुके हैं अच्छे खासे वाले। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई मेरी बात? ओके, तो ये आपके ग्लूकोज का लेवल आना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये डायबिटीज, थोड़ी सी डायबिटीज के बारे में बात कर लें, या फिर डायबिटीज तो मैं आपको सेपरेट भी पढ़ाने वाली हूं ना। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओके चलो, डायबिटीज 2 टाइप की होती है, सुनो जरा। डायबिटीज 2 टाइप की होती है, अभी थोड़ा ही बताएंगे, फिर हम डायबिटीज डिजीज वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एक होता है बच्चा डायबिटीज मेलाइटस। तो पहले तो ये सुन लो, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलाइटस ही होता है। डायबिटीज मेलाइटस, इसको हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं, इसको हिंदी में मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरा होता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस, इन सी आएगा, इंसिपिडस, इंसिपिडस, और इसको हिंदी में कहते हैं मूत्रमेह रोग। देखा ना, जिन लोगों को डायबिटीज होती है वो पेशाब करते हैं खुले में तो उनके पेशाब चींटियां खाने लग जाती है, वही बात है ये। अब ये डायबिटीज मेलाइटिस फिर 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। और ये जो टाइप 1 है ना, ये जनरली बच्चों में होता है। तो मैंने आजकल कहा ना आपको, 5 साल के बच्चे में डायबिटीज, 8 साल के बच्चे में डायबिटीज, तो उसको यही होता है। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी कहते हैं। जुवेनाइल का मतलब तो जानते ही होंगे ना, अंडर एज, यानी कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों में ज्यादा पाया जाता है टाइप 1। ये लो, शुगर जेनेटिक बीमारी भी होती है क्या? बताएंगे, अभी थोड़ा रुको यार, आलोक आगे मत चला करो हमसे, ठीक है? समझ में आ गया? मैंने कहा डायबिटीज 2 टाइप की होती है, लेकिन आज की क्लास में आपको इतना याद रखना है कि जो इंसुलिन की कमी से होती है वो डायबिटीज मेलाइटस होती है। इसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं है,
इसमें एक और हार्मोन होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो आगे पढ़ोगे, आगे क्लास में आ जाएगा, कल या परसों क्लास में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो अभी हटा ही देना अपन, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो ऐसे जानने के लिए जान लो कि एक डायबिटीज मेलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। इसको मूत्र में है, इसको मधुमेह है। फिर डायबिटीज मेलाइटस ही इंसुलिन की कमी से होता है। तो ये दो टाइप का होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 वाला जनरली बच्चों में होता है। जैसे मोनिका है हमारे क्लास में, वो कह रही मैं अपने बेटे का शुगर लेवल चेक करती हूँ, तो मोनिका आपके बेटे को पक्का टाइप 1 वाला ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, जनरली बोला ना मैंने, जनरली ये होता है, ठीक है बच्चा। चलो अब ये चीज हम यहां से कंटिन्यू कल की क्लास में करेंगे। थोड़े से आज लोगों को डाउट भी ज्यादा है, ठीक है बच्चों। मैं अपनी डिवाइस समेट के रख देती हूँ, क्योंकि इसका वो पट्टी तो वैसे ही, स्ट्रैप तो वैसे ही खराब हो चुकी है, इसकी खत्म हो चुकी है, कहाँ गिर गई पता नहीं। सारी डिवाइसेस काम में नहीं लेते तो खराब भी हो जाती हैं, लेकिन भगवान करे कभी काम में लेनी भी ना पड़े। चलो अब आप फटाक फटाक डाउट पूछो, ये हम कल की क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आपको क्या समझ में आ गया कि हमारी जो पैनक्रियास है वो 3 टाइप की हार्मोन बना रही है। बीटा से कौन सा बन रहा है? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। कैसे? तो जैसे ही ग्लूकोज का लेवल थोड़ा बहुत ज्यादा होता है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और ये ग्लाइकोजन जाके लीवर में स्टोर हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी यानी कि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज हो गई। और हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है, यानी कि डायबिटीज के पहले वाली अवस्था। अब फिर भी नहीं सुधरे, इंसुलिन फिर भी कम होता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर आपको डायबिटीज ही हो गया। और इंसुलिन की कमी से जो डायबिटीज होता है उसको आप क्या बोलते हो? डायबिटीज मेलाइटस कहते हो। और ये 2 टाइप का होता है डायबिटीज, डायबिटीज 1, डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 जनरली बच्चों में होता है, ये बड़े लोगों में होता है टाइप 2 वाला। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। मोहम्मद कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, पता नहीं समझ में नहीं आया मैम, डेली गुड़ खाने से, देखो चीनी से तो बहुत अच्छा होता है गुड़, कोशिश करें। अब देखो आप लोग बोलोगे मैम हम आप तो कोल्ड ड्रिंक भी मत खाओ, चॉकलेट भी मत खाओ, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ऐसे तो मर जाएं क्या हम? देखो ऐसा नहीं होता है। आप हर चीज अपने शरीर के अकॉर्डिंग डाइट लो, अपने शरीर के हिसाब से खाओ। अब जिसको डायबिटीज की कोई कंडीशन ही नहीं है प्री तो वो तो खा सकता है ना, चीनी भी खा सकता है, वही बात है, ठीक है। कैन आई टेक चॉकलेट? अब रोहित मुझे क्या पता होगा आपका ग्लूकोज लेवल क्या चल रहा है, तो मैं आपको बोलूं चॉकलेट नहीं खानी। हाँ मैम मुझे डायबिटीज है, अनुज कह रहे हैं। अरे बाप रे, इस क्लास में तो इतने सारे डायबिटीज के पेशेंट बैठे हैं, बताओ। प्रशांत को भी डायबिटीज है, अनुज को भी डायबिटीज है। कहां जा रहा है हमारा देश का भविष्य? कौन सा डायबिटीज है आपको अनुज? हाँ चलो विकास कह रहे मैम बताइए, विकास आपको क्या बीमारी थी? आप बोल रहे थे मुझे बीमारी है, बताओ बताओ। हाँ जी विकास को क्या बीमारी थी? विकास कह रहे थे ना मैम एक बीमारी बताना। हाँ ये आगे बात करेंगे हम, इंसुलिन के इंजेक्शन क्यों देते हैं ये कल बात करेंगे, हम पढ़ाएंगे। इनफैक्ट डायबिटीज का तो मैं एक सेपरेट क्लास लेने वाली हूँ 40 मिनट, जब मैं डिजीज वाली चैप्टर पढ़ाऊंगी तब, ठीक है, तब अलग से पढ़ाऊंगी मैं, डोंट वरी। डायबिटीज तो डायबिटीज, कैंसर, HIV मुझे पता है, मेरे को पढ़ानी है तीनों। हाँ बताओ बताओ विकास, आप प्लीज मैम बताइए। अरे ये तो बताओ बीमारी क्या है विकास, मैंने नहीं पढ़ा आपका कमेंट, आप वापस से करो। आपको बीमारी क्या, आप कह रहे थे ना मुझे एक बीमारी है, इलाज बताइए मैम, पहले मुझे बीमारी तो बताओ। पूरे बॉडी में कीड़ा काटने जैसा लगता है। अब यार विकास को बीमारी तो देख लो, विकास क्लास स्टार्ट हुई तब से कह रहे हैं मुझे मैम कोई बीमारी है, और कह रहे कीड़ा काटने जैसी। कीड़ा काटने जैसी कैसी? आपकी नर्व्स कमजोर हो गई होगी, नसें होती है ना, ये इनमें सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, क्रैम्प पड़ते हैं, उनको क्रैम्पिंग कहते हैं। ज्यादातर हो रहा होगा आपको विकास घुटने के नीचे वाले हिस्से में, इनको क्रैम्पिंग कहते हैं बच्चा। सर्कुलेशन में गड़बड़ हो जाती है खून वगैरह में, तब ये क्रैम्प आते हैं, और सर्दियों में ज्यादा आते हैं। मुझे लगता है यही है, बाकी कीड़ा तो कहाँ से काट सकता है। हाँ ठीक है। शुभम कह रहे हैं मैम जो लोग ड्रिंक नहीं करते हैं उन लोगों को कैंसर क्यों? अरे भैया तो कैंसर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने से ही होता है, ये किसने कह दिया? अभी जो नाखून चबाते हो ना, इनसे भी कैंसर होता है। अरे यार तुम लोग कभी कभी ना सही में ऐसा लगता है मुझे ब्रेनलेस हो। ब्रेनलेस मतलब ऐसे कैसे काम चल रहा है? मैम जो लोग कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते उसको कैंसर कैसे?
कैंसर मैंने पढ़ा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नॉन एज कैंसर। जब आपका सेल डिवीजन अनियंत्रित हो गया तो कैंसर हो गया। अब मैंने वहां पे ये पढ़ाया था कि कोल्ड ड्रिंक पीने से ही सिर्फ, आज मैंने ये बोला कोल्ड ड्रिंक पीने से ही सिर्फ कैंसर होता है, ना ना ना, एक रीजन उसमें से कोल्ड ड्रिंक भी है। तो आपको जब पता है एक रीजन ये, तो उसको छोड़ नहीं सकते क्या? हाँ चलो, मैं मेरा कंट्रोल कैसे करें? अच्छा, वेट बढ़ गया है आपका। अब मैं आपको बीएमआई निकालना सिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा। मैम मैं 5 किलोमीटर रनिंग करता हूं डेली, बेस्ट बेस्ट, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। चलो, स्किन में लगता है, हाँ तो स्किन के नीचे ही तो आपकी नसें होती है ना विकास, समझो आप, विकास समझो, आपकी स्किन के नीचे ही तो ये आपकी है ना, ये इनमें सर्कुलेशन में गड़बड़ हो जाती है, ठंड में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उनको क्रैम्प आना बोलते हैं। एक बार आप डॉक्टर से चेक करा लेना, ठीक है? आलोक, आपका क्या डाउट है? आपका कोई डाउट नहीं दिख रहा है? ग्लूकोजेनेसिस क्या होता है? कल आएगा प्रिंस, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन ही ग्लूकोजेनेसिस कहलाता है। मैम ड्रग्स के बारे में पूछ रहा हूँ। अबे भैया यार, मेरे से नहीं पूछो तुम शुभम, अब फिर कह रहे हो मैं मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अब तुम मेरे से कह रहे हो मैम ड्रग्स के बारे में पूछ रहा हूँ। अब ये ड्रग्स के बारे में काय को बताऊंगी मैं तुमको? है ये कोई बात होती क्या? मैम गांठ कैसे बनती है एक बार बता दीजिए, क्योंकि मेरी सिस्टर को हुआ है। अच्छा, आप स्किन में जो बन जाता है उसकी बात कर रहे हैं क्या कुंदन? गौतम कह रहे हैं 20 किलोमीटर रनिंग डेली। ओ भाई साहब गौतम, आप तो मिल्खा सिंह निकले हमारी क्लास के। रनिंग से अच्छा कुछ भी नहीं है बच्चा, कुछ भी नहीं है रनिंग से अच्छा। जिम विम सब बेकार की बातें हैं। अगर आप गांव कस्बे में रहते हो ना, बढ़िया हाईवे वाईवे साइड, सुबह सुबह 20 मिनट रनिंग करके आओ, शाम को 20 मिनट रनिंग करके आओ, 50% बीमारियों से आप पीछा छुड़वा लोगे। मैम मैं अल्कोहल पीने के बारे में पूछ रहा था, अभी आप ड्रग्स पूछ रहे थे, अब आप अल्कोहल पूछ रहे हो। सुबह मैं आपका कमेंट रिप्लाई नहीं कर सकती कैमरे के ऊपर, समझ रहे हो आप ऐसी बातें? आप पूछना क्या चाह रहे हो अल्कोहल के बारे में? आप ये तो बताओ ना, अल्कोहल ड्रग्स के बारे में आप पूछना चाह रहे हो। प्रिया कह रही मेरा रिप्लाई नहीं दे रही है। क्या रिप्लाई नहीं दे प्रिया? आपने कुछ बोला है क्या? चलो फिर आप कल पढ़ेंगे इससे आगे। थैंक यू सो मच, आज की क्लास में इतना ही है। कल मिलते हैं आपसे। कल थोड़ा सा डायबिटीज वाला, फिर ग्लूकागोन पढ़ेंगे, फिर सोमेटोस्टेटिन पढ़ेंगे। कल हम एड्रीनल भी कंप्लीट कर लेंगे और अपना ये टेस्टिस ओवेरी भी कंप्लीट कर लेंगे। बस परसों आपका चैप्टर फिनिश। चलो भैया कल मिलते हैं। थैंक यू।